नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग पंचकर्म का जो है उसमें हम लोग वमन आप लोगों ने भी किया होगा, कराया होगा, खुद भी किया होगा। तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बॉडी में, वो क्या होते हैं और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो जाता हूँ तो मुझे पढ़ाने में ईजी हो जाएगा। 1 मिनट का बस टाइम दीजिए। जी, आप सभी लोगों ने, थैंक यू सभी लोगों का। आप सब लोगों ने पंचकर्म कराया होगा। तो मैं कुछ, हम लोग जो ग्रंथों में पढ़ते हैं कि पंचकर्म के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो इसी में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि वमन कराते समय मॉडर्न जमाने में हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं
तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, फिर मैं ग्रंथों में जो बताया उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भले इसको 2-3 दिन लगे चर्चा करने में, लेकिन हमें ये सब जानना जरूरी है। तो जब हम पंचकर्म कराते हैं, खासकर वमन का बात कराते हैं कर रहे हैं, तो ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसीज भी हो जाती है। तो इसमें कभी कभी बीपी शूट अप कर लेता है, इसमें ब्लड प्रेशर जो रहता है डायस्टोलिक वो 115 से ज्यादा चले जाता है, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा अति व्यापक हो गया या मिथ्या हो गया बहुत ज्यादा, तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है या रीनल जो अपना किडनी का सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है अगर गलत तरीके से वो पंचकर्म कराया जाए तो। और ये विषय हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग पंचकर्म के चिकित्सक हैं, पंचकर्म कराते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए। अभी जैसे वमन करा रहे हैं, तो अगर पूरा प्रिकॉशन नहीं लिया गया, आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों ने भी पंचकर्म कराते टाइम कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे ही होंगे, ऐसा मुझे मालूम है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे देखे हैं। कोई भी ऐसा वैद्य नहीं होगा जिसने कुछ ना कुछ भले वो छोटा हो कॉम्प्लिकेशन, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आप लोगों ने देखे होंगे। ग्रंथों में तो जो बताया है वो तो मैं पढ़ूंगा बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों को जो मॉडर्न व्यू से जो है वो मैं बताता हूँ। तो वमन कराते कराते कभी कभी हेडेक बहुत ज्यादा होने लगता है। अगर पेशेंट ने बहुत ज्यादा झुक झुक के, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल डाल के उल्टी किया, तो उसको सर दर्द की बीमारी हो जाती है, उस दिन बहुत ज्यादा सर दर्द होता है। कभी कभी कन्वर्जन्स आते हैं, कभी कभी विजुअल डिस्टरबेंसेस। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का डिस्टरबेंसेस है। तो अभी देखिए नेटवर्क शायद आ रहा है जा रहा है। यहाँ पर कोई होस्ट है, मुझे होस्ट बना दीजिए। यहाँ कुछ मैं जो बता रहा हूँ ये आप लोगों ने भी देखे होंगे, आप लोग भी बताइए। अभी मेरा होने के बाद आप लोग बताइए। तो हमारे पास जब भी ऐसे जैसे कभी कभी बीपी हाई हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पेशेंट को लिटा देना है, और मतलब उसका मेंटली वो स्ट्रेस जो है, उल्टी करने का स्ट्रेस वो कम हो, जिससे उसका बीपी कम हो। और स्वर्ण शुद्ध शेखर रस जीभ के नीचे सबलिंगुअली खिला दीजिए, तो उससे तुरंत ही बीपी कट जाता है अगर विकास हो रहा है तो। उसी तरह से कभी कभी लो बीपी हो जाता है, तो पेशेंट को उस टाइम पे सलाइन लगाना पड़ता है, एनएस टीएनएस आरएल ऐसे लगाना पड़ता है अगर लो बीपी हो गया तो। ये कॉम्प्लिकेशन हमको दिखने को मिलता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं पेशेंट, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है। उसकी वजह से क्या तकलीफ हो जाती है, तो वीकनेस आता है। अगर वमन अति योग हो गया, मिथ्या योग हो गया, फिर रेस्टलेसनेस, बेचैनी, व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पंचकर्म नहीं कराना है, हमें प्रिकॉशन लेना है कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना, और कॉम्प्लिकेशंस हुए तो उसको मैनेज करते हुए भी आना चाहिए। तो इसके बारे में कोई ज्यादातर बोलते नहीं है, वो बोलते हैं हाँ वमन तो करा दिया, वमन करा दिया, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके बारे में और मॉडर्न पैरामीटर से भी जानना जरूरी है। केवल अपने ग्रंथ वाले मन का पढ़ेंगे कि उसमें परिस्राव, परिकर्तिका, अतिस्राव, हृदय, आज के जमाने में आज के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या होता है। फिर स्वेटिंग होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, फिर हाथ पैर ठंडे हो जाना, ओल्ड जो बोलते हैं अपर लिम और लोअर लिम, हाथ पैर ठंडे हो जाना,
फिर प्यास बहुत ज्यादा लगती है, अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया बहुत ज्यादा, तो डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट तो। फिर टैकीकार्डिया, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। फिर हाइपरटेंशन, बीपी हाई हो जाता है। और ड्राई श्रंकन टंग, मतलब जीभ जो है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये नोट्स है तो मैं इसका पीडीएफ करके आप लोग को दे दूंगा। वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वमन ऐसे करके ये है नोट्स, आप लोग को काम आएगा। मैं आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज लेके आता हूँ, ताकि आप लोग को ये सब काम आए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज आप लोग को, ये चीज नहीं मिलेगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मतलब ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो नोट्स है मैं आप लोग को दूंगा, अभी ये लेक्चर होने के बाद दूंगा। फिर कभी कभी क्या होता है कि जब परसिस्टेंट वॉमिटिंग होता है, बार बार उल्टी आ रही है, हमने मदन फल बंद कर दिया या वामक द्रव्य बंद कर दिया, तब भी उल्टी आ रही है, तो उसकी वजह से अपना बॉडी का जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर खाना पीना बंद हो जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो वॉमिटिंग कंटिन्यू होती है, या बेल्चिंग, ढकार आना बार बार होता है। फिर वॉल्यूम डिप्लीशन, जो अपना जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका वॉल्यूम कम होने लगता है। फिर जो सोडियम कम होना, पोटेशियम कम होना। फिर फटीग, थकावट बहुत ज्यादा आता है। हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, एसिडोसिस होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। अगर हम लोगों ने लेबोरेटरी फाइंडिंग्स किया, पूरा चेक किया, यूरिन और ये ब्लड का टेस्ट किया, तो इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, प्रोटीन रिड्यूस होते हैं, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, और एसिडोसिस ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। तो यूरिन एनालिसिस करते हैं तो ग्लाइकोसूरिया, एल्बुमिनेरिया, ग्रैनुलर कास्ट, ऐसे सारे चीज आते हैं। केटोसिस, हाइपोकैलेमिया, एसिड बेस डिस्टर्बेंस, हाइपर एमेसिस, ये सब सिम्टम्स हमने देखे हैं। मैंने यहाँ नहीं देखे, अपने क्लिनिक में नहीं देखे, लेकिन दूसरे जहाँ पे नए नए जो नौसिखिया डॉक्टर्स होते हैं इंटर्नशिप के टाइम, उधर मैंने देखा था। जब मैं पढ़ रहा था, मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था, तो वहां पे इंटर्नी लोग जो कराते थे, वहां पर मैंने देखा है कि ऐसे हो जाता है। तो इनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका नोट्स आप लोग को पीडीएफ में मैं दे दूंगा लेक्चर होने के बाद। तो आप लोगों के पास ये चीज रहेगा कि हमें मॉडर्न पर्सपेक्टिव से वमन का किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से समझना है। तो इसमें पेशेंट को रीएश्योरेंस करना है, काउंसलिंग करना है कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर आईवी फ्लूइड्स जो है वो लगाना है, प्रॉपर हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उनको डिहाइड्रेशन से बचाना है। सिम्टोमेटिक रिलीफ करना है तो IM, पेरिनॉम, स्टेमेटिल, सिक्विल, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, वो देना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, अति व्यापक खून की उल्टी हो रही है, उल्टी के साथ खून आ रहा है, इसको हेमेटोहेमेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कभी कभी इसका कारण क्या होता है कि खून की उल्टी हो रही है, तो हाँ, रक्तपित्त तो हो सकता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त हो सकता है, लेकिन इसके साथ में मॉडर्न के क्या डिजीजेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर उल्टी हो रही है, वमन कराते टाइम ही उल्टी हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, तो ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है। हम लोग जब भी पेशेंट देखते हैं ना, तो पेशेंट को ड्यूडिनल अल्सर का हिस्ट्री क्या है वो देखना चाहिए। अगर उसने नहीं बताया और उसको उल्टी हो रही है, तो जरूर ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है। या फिर पेशेंट ने एस्पिरिन बहुत ज्यादा खाया है, एस्पिरिन लॉन्ग टर्म यूज किया है, या अल्कोहलिक पेशेंट है, इसलिए उसको ऐसे खून की उल्टी होती है, या गैस्ट्राइटिस होता है, या इसोफेजाइटिस ऐसे होता है, या सेरोसिस ऑफ लीवर का सेरोसिस होना, या इसोफेजियल वेराइसिस। वो वेराइसिस का आप लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ा होगा सर्जरी में, कि वो एकदम डायलेट हो जाती है, विकृत और फट जाती है, अपने इसोफेजियल जितने भी वॉल्स रहते हैं ना वो हो जाते हैं। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो पेशेंट को रीएश्योरेंस करना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोग को ये बता रहा हूं कि हमें ध्यान रखना है कि हमारे पेशेंट को ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि आजकल मेडिको लीगल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोई हमारे अपने आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों पे कभी ऐसी नौबत ना आए कि पेशेंट ने केस कर दिया, क्रिमिनल केस कर दिया, कि हमारे पास हम लोग पंचकर्म करने गए और हमारे को खून की उल्टी होने लगी। ऐसे कभी ना आए नौबत, अगर आए तो हमको मैनेज करते हुए आना चाहिए। इसलिए मैं ये नोट्स आप लोगों को सब कुछ देने वाला हूँ। फिर क्या करना है, एश्योरेंस करना है पहले तो कि आपको कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में ओरल फ्लूइड्स में आइसक्रीम या ठंडा दूध ये देना चाहिए, और एंटासिड वगैरह देना चाहिए। आप आयुर्वेद से एंटासिड देना चाहते हैं तो अपना कामदूधा, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी ये दे सकते हैं, तो मॉडर्न के एंटासिड दे सकते हैं। फिर इंजेक्शन विटामिन के स्टैट, वह IM में देना चाहिए। इंजेक्शन रैनिटिडिन 50 mg IV
ये देना चाहिए। तो इससे जो उल्टी आ रही है, खून की उल्टी आ रही है, रेंटेग आप लोगों को मालूम है रेनिटेडिन, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रहता है, तो वो तुरंत ही पेंटाप्रेजोल या रेनिटेडिन या एंटासिड रहता है, तुरंत ही ये कम कर देते हैं उल्टी, खून की उल्टी। फिर उसके बाद में अगर सॉफ्ट रायल ट्यूब डाल के और ठंडा पानी का लवाज करना चाहिए, और फिर हमें अर्ली डायग्नोसिस करके फिर उनको देखना चाहिए कि वो फिर से ना होने लगे। आईवी ड्रिप और डेक्स्ट्रान देते हैं, सलाइन देते हैं, ग्लूकोज का देते हैं, और अगर बहुत ज्यादा खून चला गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब देना पड़ता है? अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, 500 ml हर 2-3 घंटे में खून की उल्टी हो रही है, तब देना पड़ता है। ऐसा किसी को नौबत नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, टैकीकार्डिया 120 पर मिनट से ज्यादा, पल्स रेट अगर ज्यादा बढ़ रहा है, बीपी जो है वो लेस देन 90 हो रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या एचबी जो है वो बहुत कम हो रहा है, एचबी लेवल कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें तुरंत ही आईसीयू में उसको मैनेज करना चाहिए, आईसीयू में उसको शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर शॉक की कंडीशन है कि परफ्यूजन और वाइटल ऑर्गन्स का, जैसे ब्रेन में, लिवर, किडनी में, अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है और बहुत ज्यादा सीवियर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पेशेंट का बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है, वमन हम करा रहे हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कार्डियोजेनिक कॉजेज हो सकते हैं, न्यूरोजेनिक हो सकते हैं, अनाफ्लेक्टिक या सेप्टिसीमिया में भी हो सकता है ऐसा कंडीशन। तो हमें ये देखना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट जो है उसके वजह से साइन सिम्टम क्या होते हैं कि पेशेंट बहुत पेलार हो जाता है, पेल हो जाता है बहुत ज्यादा, फिर उसको हाइपोटेंशन होता है, बीपी कम होने लगता है, टैकीकार्डिया, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, साइनोसिस, पूरा शरीर जो है ना वो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से काला पड़ने लगता है, हाइपोथर्मिया मतलब शरीर ठंडा होने लगता है, और कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, स्किन ठंडा, हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाने लगते हैं। फिर उसके बाद में ब्रेन में अगर सेरेब्रल फ्लो अगर कम हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है, तो रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन होने लगता है, उसको बेचैनी बढ़ती है और कुछ भी उसको समझ नहीं आता है। फिर उसके बाद में अगर रीनल फ्लो कम हो गया, इम्पेयर्ड, मतलब किडनीज की तरफ अगर इलेक्ट्रो डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट, और वहां पे अगर रीनल फ्लो कम हो रहा है, तो ओलिगुरिया या एनुरिया, मतलब यूरिन कम होगा या नहीं होगा उसको। फिर अगर हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहे हैं, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो एंजाइना हो सकता है, या फेबल पल्स ऐसे हो सकता है। अगर एसिड मेटाबोलाइट्स जो हैं वह कम हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हमें कैसे उनको मैनेज करना है? तो हमें पहले तो उनको क्या करना है कि जो आईवी फ्लूइड वगैरह है वो सब लगा देना है, और हेड लो पोजीशन में करके कार्डियक आउटपुट ठीक रहे। इससे क्या होगा कि हेड लो पोजीशन, तकिया रख दें और सिर को नीचे करें, हेड लो पोजीशन करें, तो इससे क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ठीक हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। फिर रेस्पिरेशन होना चाहिए, तो अच्छे से एयरवे, खिड़की उड़की खोल देना है, ऑक्सीजन का अगर है तो ऑक्सीजन सप्लाई करना है, फ्लूइड्स में आईवी फ्लूइड्स देना है, एनाल्जेसिक देना है, इंजेक्शन पैथिडीन वगैरह देना है, और एसिड बेस बैलेंस को करना है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो उसके लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट 50 to 100 सीसी के साथ 7.5 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसको लगा देना है। अगर सिंकोप है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसा कंडीशन हो गया है, तो हमें क्या करना है कि उनको तुरंत आईसीयू में करके जो आईसीयू मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना है। दूसरा क्या है कि सिंकोप क्यों होता है, कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सिंकोप क्यों होता है, तो हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, एओर्टिक स्टेनोसिस ऐसी भी कंडीशन होती है, और हम लोग वमन दे रहे हैं और पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टा जो है वहां पे स्टेनोसिस है और हमें मालूम नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है, या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसी पुरानी बीमारी हो सकती है। तो हर पेशेंट को आपको सबको पकड़ पकड़ के वमन नहीं कराना है, पहले उनका कोई प्रीवियस हिस्ट्री है क्या वो देखना है, और दीपन पाचन अनुलोमन होने के बाद वो स्टेबल है पेशेंट, आर्हता अनार्हता देखकर ही हमें वमन देना है। उसके बाद में कार्डियक अरिथमिया है, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, या फिर उसका एवी ब्लॉक है, सेकंड या थर्ड डिग्री एवी बंडल ब्लॉक है, तो ऐसे पेशेंट को वमन नहीं देना है। अगर देंगे तो बहुत ज्यादा सिंकोप का कंडीशन, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसे हो सकता है। अगर नॉन कार्डियक अगर हम लोग देखेंगे तो वेसोवेगल शॉक हो सकता है, या फिर उसको सिचुएशनल कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे उसको उल्टी से घबरा के मिक्चुरेशन होने लगेगा,
डिफिकेशन होगा, मल मूत्र त्याग होने लगेगा, खांसियां नहीं लगेगा। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए। इस्चेमिक अटैक वगैरह उसको नहीं आ रहा है। साइकोजेनिक जो अटैक रहता है तो वो डर के घबरा के भी ऐसा होने लगता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ पेशेंट है, तो मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ वमन कराता था, तो दूसरों को देख के ना पेशेंट को लूज मोशन शुरू हो गए, कभी कभी पेशेंट को यूरिन होने लगा बहुत ज्यादा, डर के मारे, घबराहट की वजह से। तो हमें ये देखना है कि हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को, या फिर जो पेशेंट ना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, जो बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, उनको कभी भी वमन नहीं कराना है। कराना है तो प्रिकॉशन लेके कराना है। या फिर जो वैसोडायलेटर्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, जो साइकेट्रिस्ट के पास एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां बहुत लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं और हमने उनको दिया वमन, तो वो ध्यान से देना चाहिए। या एंटी एरिथमिया का मेडिसिन जो रहता है, एंटी एरिथमेटिक्स ड्रग्स या डायूरेटिक्स बहुत दिन से ले रहे हैं, तो उनको हमें देना है तो किस तरह से मैनेज करके देना है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि वीकनेस, नोशिया, स्वेटिंग, ये जो है ये कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हमें वमन तुरंत ही स्टॉप कर देना चाहिए। और पेशेंट का जिनका स्लो पल्स रेट है तो उनको एट्रोफिन इंजेक्शन, एट्रोफिन 0.5 mg IM इतना दे तो फिर अच्छा रहता है। ये मैंने एक तरह से आप लोगों को बताया कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ना तो कॉम्प्लिकेशंस ऐसा हो सकता है, कभी कभी हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, भ्रम होता है, तम होता है, मूर्छा हो जाती है, या हेमेटोहेमेसिस, खून की उल्टी होने लगती है। तो हेडलॉक पोजीशन देके आईवी फ्लूइड शुरू करते हैं, आरएल देते हैं या एनएस देते हैं, 1 लीटर फास्ट देते हैं, ईसीजी का चेकअप करते हैं, टैकीकार्डिया है कि नहीं, और नहीं तो आईसीयू में हमें शिफ्ट करना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, आईवी फ्लूइड देना पड़ता है, फिर इंजेक्शन डोपामाइन देना पड़ता है, जैसे कंडीशन रहे वैसे हमें देना पड़ता है। और उल्टी रोकना बहुत जरूरी है, तो एंटीएमेटिक ड्रग्स जो भी है वो सब देना पड़ता है, तो फिर पेशेंट को हम बचा सकते हैं। तो मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कभी ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको वमन देते देते कॉम्प्लिकेशंस होने लगे? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने वमन कराते हुए कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखा अपने पेशेंट में? जितेंद्र मिश्रा जी हैं क्या? शायद नहीं है। शशि मैम, आपने कभी देखा है ऐसे पेशेंट? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने हाँ सर। वुमन के व्यापक वाले पेशेंट नहीं देखे, क्योंकि जो लोग मेरे आसपास में कराते हैं पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे सर ने भी मैंने पढ़ाया था, देखा है जोशी सर ने, कि देख लो, पेशेंट डिसाइड कर लो, उस हिसाब से वो करो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ प्रणाम और सर। मैं कराती हूँ अधिकतर तो सैंडो सॉल्ट पी करके सिंपल सा कर लो। जैसे किसी को कफ कोल्ड वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर मतलब क्लासिकल वुमन नहीं कराती हूँ मैं सर। जी, आप जब भी वमन दे ना तो आरता अनारता जरूर देखिए। हाँ जी सर, ये तो है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ प्रणाम सर। मिश्रा जी, आप बताइए, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, हाँ सर, आपने देखा कुछ है कॉम्प्लिकेशन मैंने। देखे हैं अपने कॉलेज लाइफ में? हाँ बताइए मैं क्या हुआ था। देखा है सर। जो बताइए आपने बताइए। बताया सर ना, वो सारी चीजें दिखा है ना। और जो मैनेज का तरीका है सर, वही है मैनेज का तरीका। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पेशेंट का बीपी लो होने लगता है, अंग मर्द होने लगता है पेशेंट को, हाथ पैर में फटन होने जी लगता है पूरा, ठीक ना। जी तो जीभ में त्रास लगने लगती है, लेथार्जी होने लगता है जी पेशेंट को, ये सिम्टम मिलता है अतियोग जब हो जाता है। बार बार वो आता ही रहता जी है बेग ना, कई बार। तो ये चीजें आपने जो बताया ना, एलोपैथी मेडिसिन और जो इलेक्ट्रल इम्बैलेंस, इसी से मैनेज किया जाता है। देखा है सर। आपको ये नोट चाहिए जो मैंने पढ़ाया? हाँ सर, चाहिए। हाँ, मैं इसका पीडीएफ करके भेजता हूँ ये लेक्चर के बाद, आप लोग अपने पास रखिए और उसको अच्छे से पढ़ के दिमाग में ये रखिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, कि बमन की मतलब जो व्यापद है ना, व्यापद मैनेज करना आना चाहिए सर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% क्योंकि कई बार क्या होता है ना सर, पेशेंट भी कई चीजें बताता नहीं है, ठीक ना सर। तो कई बार क्या होता है, हम स्नेह सही नहीं करता, चाहे ना पेशेंट डर जाता है कई बार, ऐसा भी हम्म। देखा गया सर। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को व्यापद आने लगते हैं। जी तो व्यापद का भी मैनेजमेंट आना चाहिए सर आपको। और इमरजेंसी तो हो ही जाती है इसमें, वमन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है ना, जी उसको अगर फॉलो करेंगे तो व्यापद नहीं आते हैं। जी ठीक है।
और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। मैंने एक पेशेंट का देखा था कि मदन फल बहुत ज्यादा खिला दिया गया था, इंटर्नी ने बहुत ज्यादा खिला दिया था, पेशेंट को इतना वमन हुआ, इतना लूज मोशन हुआ, इतना हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, और इतना डिहाइड्रेट हो गया कि आंखों के आगे गड्ढा हो गया, फिर उसको एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, तो फिर पूरा डायलिसिस करना पड़ा, इतना कॉम्प्लिकेशन देखे मैंने। नहीं सर, क्या होता है ना कि जैसे कुछ पेशेंट में जैसे अतियोग होता है ना बमन का, तो कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा देखा है कि जिस पेशेंट को मान लीजिए अतियोग हो गया, तो उसमें क्या होता है, अगर उसका कोष्ठ ठीक है, अगर वो तो अगर विरेचन होने लगा, मोशन आने लगा, तो वो कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाता है, मतलब आगे नहीं बढ़ती। अगर उसी पेशेंट में वो प्रॉब्लम आगे बढ़ती है ना, जिसमें विरेचन नहीं आ रहा, मोशन नहीं आ रहा, उसमें फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती। जो एक पेशेंट था उसमें हमारे मतलब उसमें पेशेंट को बेग नहीं आ रहे थे, मोशन के बेग नहीं आ रहे थे, तो जिसके वजह से उसको बमन से ज्यादा दिक्कत हुई थी। जी। और दूसरा बात है ना कि पेशेंट वो चीज नहीं बताते हैं, अपना हिस्ट्री नहीं हाँ। बताते हैं, तो वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब फिर तक सर ऐसे पेशेंट में लूज मोशन की टैबलेट बोला है ना देने के लिए, कि अगर नहीं बोले, लूज मोशन से भी निकल नहीं रहे तो आप मतलब टैबलेट दे सकते हो उसको कि उसमें तो वर्ती बोला है, गुदवर्ती देने के लिए बोला है। हाँ मैंने टैबलेट। वो दिया, मतलब उसमें मैंने क्या कहते हैं आपका वैतरण बस्ती दिया, गोमूत्र वाला ना, उससे फिर बेग आने लगे। हाँ तो टैबलेट भी बोला है और हो जाता है हाँ। फिर अच्छे से। ठीक है। और दूसरा बात है ना कि वमन जब हम लोग करा रहे हैं तो अगर उत्क्लेशा अवस्था नहीं है स्नेहपान के बाद, तो फिर वमन जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। या फिर कुछ लोग रहते हैं ना, उंगली डाल डाल के उल्टी कराते हैं, करते हैं, वो भी मेरे हिसाब से गलत है। जितना उल्टी डाल डाल के करेंगे, वो जोर जोर से उल्टी करेंगे ना, सर दर्द होने लगता है, हार्ट पे प्रेशर आता है। पेशेंट की ईसीजी पहले करवा लेनी चाहिए। और मैंने ईसीजी देखा सर, और एक चीज कंडीशन देखा, 1 डेढ़ महीने पहले उसका एक अल्ट्रासोनोग्राफी होना चाहिए, कि कोष्ठ का भी देखना चाहिए, थोड़ा कोष्ठ का भी ना, कि कोष्ठ क्या है। ईसीजी होना चाहिए, और पेशेंट का बीपी का स्टेटस बहुत सही होना चाहिए, कि हाई है या लो है, क्या है, इसका स्टेटस अच्छा रखना चाहिए। जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब वो भी सब पेशेंट के लिए ईसीजी नहीं, जो पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हैं उनके लिए करना चाहिए। हाँ, जो एज है ना सर, जैसे कि किसी का मतलब हाँ 50-55 साल की एज है ना, हाँ उस पेशेंट की बात कर रहा हूँ सर, हाँ, 50 क्या अराउंड में जो भी एज है ना, उस ग्रुप में बराबर। जरूर कराना चाहिए। बाकी हम तो पल्स और बीपी तो देखते ही हैं सभी पेशेंट का। ठीक है। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपने कभी कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं? कंचन मैम कुछ बताइए, विनीता चौहान मैम, आशा मैम, किसने कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं क्या वमन के? वमन कराते कराते कुछ तकलीफ होने लगी पेशेंट को? प्रणाम सर। हाँ, आपने देखे हैं कॉलेज लाइफ में या कभी? नहीं सर, कॉम्प्लिकेशंस नहीं नहीं देखे देखे हैं? और इसके। आप खुद वमन कराए हैं कभी? नहीं सर, मैंने ऐसे क्लासिकल वमन कभी नहीं करवाया। पर जैसे उत्क्लेश अवस्था है तो घर पे कुंजल क्रिया जैसे बोलते हैं ना, पानी पी के थोड़ा सा नमक डाल के, तो वो जरूर किया है सर। जब भी मुझे ऐसे, आज भी एक पेशेंट आया था दोपहर में, तो उसको बहुत उत्क्लेश था, तो वो बोल रही थी मुझे, और बहुत खांसी थी 8 दिन से, तो मैंने उनको बोला उल्टी हो रही है तो करना है। तो कल सुबह हाँ से गर्म पानी करके थोड़ा नमक डाल के जितना आप पी सकते हो पी के उल्टी कर देना, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे मतलब ऐसे ही किया है सर, पर उसका भी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। पर क्लासिकल का तो बहुत ही अच्छा मिलता है, पर मुझे कभी करने का मौका भी नहीं मिला। और जो मतलब जहाँ पे काम कर रही हूँ वहां पे ऐसा भी नहीं है कि मैं बुला के करा सकती हूँ, ऐसी कोई सुविधा नहीं है सर। जी जी, सर। कोई बात नहीं। और किसी को कुछ ऐसे बताना है? प्रशांत भट्ट जी, गंगवार सर, आपके इधर कभी कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं आपने? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। आपने वमन का कॉम्प्लिकेशन देखा है कॉलेज लाइफ में या कभी? नहीं सर, नहीं ऐसा बहुत कभी ऐसा नहीं, एक आध बार रेयर देखा हो, बाकी नहीं देखा सर कभी। ठीक है, अच्छी बात है। डॉक्टर गंगवार सर, आप बताइए कुछ। किसी ने नहीं देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन देखा है तो कुछ शेयर करिए। डॉक्टर विकास गुप्ता जी, डॉक्टर आशा मैम, देखा है आपने? जी प्रणाम सर, गुड इवनिंग सभी को। नहीं सर, भगवान की दया से मैंने अभी तक जितने भी वमन कराए हैं बहुत अच्छे विक और एकदम मतलब अच्छी तरह से हुए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। जैसे अभी मैम बता रही थी ना कि कुंजल क्रिया, तो उसका भी काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है तो उसमें कफ का काफी प्रकोप होता है, वो पित्त के साथ जो कफ
संयुक्त कफ का रहता है। प्रकोप कभी होता है? अभी तो ना हो रहा है, अभी कफ का हाँ नहीं संकट मतलब है। सर पित्त का प्रकोप होता है, और जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उसमें तो पहले से ही कफ रहता ही है, तो वो पित्तानुबंधी जो कफ रहता है ना, उसमें कुंजल क्रिया का काफी बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। मैंने अभी 2 महीने के अंदर ही 3 पेशेंट को कराया, मतलब घर पे ही उनको बोल दिया था, तो वो भी काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। अभी तो जैसे वमन में नहीं करा पाती हूँ, मेरा तो सेंटर अभी बंद हो गया है, मैं जॉब ही कर रही हूँ, वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, तो इससे भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है सर। सद्य वमन के भी अच्छे रिजल्ट हैं और कुंजल क्रिया के भी अच्छे रिजल्ट। ठीक है, तो अभी और किसी को कुछ नहीं बोलना है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, और मैं ये जो पढ़ाया हूँ इसका नोट्स आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा और कोशिश करेगा कि कभी कॉम्प्लिकेशंस ना हो लाइफ में। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, फिर 8:15 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर।